हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आइए सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि एक्चुअल में एटम्स क्या होते हैं। तो उससे पहले हम जाएंगे रीकैप में, यानी कि जो चैप्टर हमने फर्स्ट डिस्कस किया है अभी तक, मैटर इन आवर सराउंडिंग, वहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मैटर। तो वहाँ आपने मैटर की एक डेफिनेशन रीड की या पढ़ी। उसमें हमने क्या पढ़ा कि एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। जो भी कुछ प्रेजेंट है यूनिवर्स में जिसके अंदर मास होता है या जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम मैटर कहते हैं। एंड मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स। मैटर बहुत टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिनको हम एटम्स कहते हैं। ये एटम्स नाम बाद में दिया गया, अभी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं एक सिंपल सिर्फ एक रिकैप दिखा रही हूँ जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि मैटर जो है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना होता है जिनको हम एटम कहते हैं। एटम्स आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। एटम्स जो होते हैं वो सारे मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहे जा सकते हैं, जस्ट लाइक ए सेल इन बायो। अब बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स विच आर नोन एज सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्मॉल यूनिट्स से मिलके बने होते हैं और वो जो स्मॉल यूनिट होती हैं उनको हम सेल नाम देते हैं। एंड सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सेम थिंग हम रिपीट कर रहे हैं, लेकिन वो सारे मैटर्स के लिए है कि एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए एटम सारे मैटर का एक बिल्डिंग ब्लॉक है या वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो उसका साइज क्या होता है। तो एटम्स का जो साइज है बच्चों, वो आपकी इमेजिनेशन से बिल्कुल दूर होता है या इमेजिनेशन से परे होता है। आप उसको कैसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है कि एटम्स का जो साइज है वो इतना छोटा होता है कि मिलियंस ऑफ एटम्स को जब आप एक ढेरी में अरेंज करते हैं तब जाकर वो आपकी पेपर की एक शीट की थिकनेस के इक्वलेंट होते हैं। यानी कि आप मिलियन नंबर ऑफ एटम्स को ढेरी बना दीजिए, जैसे सिक्कों की ढेरी बनाते हैं, उसके बाद भी उसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ आपकी एक पेपर शीट के थिकनेस के इक्वलेंट होगी। तो आप सोच सकते हैं कि एटम का साइज कितना स्मॉल होता है। इसलिए हम उसको नैनोमीटर में मेजर करते हैं। उसकी जो यूनिट होती है उसको हम, यानी कि एटॉमिक रेडियस या एटम का जो साइज है वो उसके रेडियस से डिसाइड किया जाता है, और उस रेडियस को मेजर करने के लिए हम नैनोमीटर यूनिट लेते हैं। तो और इसकी जो आप कहें कि इसकी हम उसको किस तरह से मेजर कर सकते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर 1 मीटर इक्वल्स टू 10⁻9 नैनोमीटर। 1 मीटर 10 की पावर 9 नैनोमीटर के इक्वलेंट होता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम साइज मेजर करते हैं तो हाइड्रोजन एटम का साइज 10⁻−10 मीटर के इक्वलेंट होता है। क्लियर। इसी तरह से मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अगर हम देखते हैं तो 10⁻−9 मीटर के इक्वलेंट होता है। क्लियर। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि उसका साइज कितना स्मॉल होता है। अब आइए झटपट हम देख लेते हैं कि एटम्स को डिस्कवर एक्चुअल में किसने किया था या उसकी जो हिस्ट्री है वो क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले अराउंड 500 BC इंडियन एक फिलोसफर हुए थे, महर्षि कनद। इनका नाम आपने सुना ही होगा, बहुत फेमस हैं और इंडियन फिलोसफर हैं। उन्होंने सबसे पहले ये पोस्टुलेट दिया कि अगर हम किसी भी मैटर को डिवाइड करते जाते हैं अगेन एंड अगेन, यानी हम किसी भी मैटर को तोड़ते जाएं तो वो बहुत स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत छोटे छोटे पीसेस करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि वो स्मॉल पीसेस जो होते हैं या स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं हम उनको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं। उनका फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। उन्हीं जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स उनको मिले उन्हीं को उन्होंने नाम दिया परमाणु। क्लियर। अभी आपको समझ आ गया होगा। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको देती हूँ कि मान लीजिए आप एक चौक का पीस लेते हैं
और उसको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट, 4 पार्ट, 8 पार्ट, यानी कि डिवाइड अगेन एंड अगेन अगर आप उसको करते जाते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है जब उसका पाउडर फॉर्म हो जाता है और उसके बाद उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइड नहीं होते हैं, तो उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो उसका परमाणु, या ऐसे ही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फर्दर डिवाइड नहीं हो पाते हैं उनको उन्होंने नाम दिया परमाणु। यानी कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं फर्दर अगेन, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया किसी भी मैटर का जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसको उन्होंने नाम दिया परमाणु। तो परमाणु नाम सबसे पहले किसने दिया? महर्षि कनद। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद बच्चों हम इसके बाद एक दूसरे इंडियन फिलोसोफर पकुदा कात्याम ने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो कि इंडिविजिबल हैं, ये जनरली या नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली नहीं मिलते हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, एंड इस तरह से वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर बनाते हैं। क्लियर? इसके बाद एक ग्रीक फिलोसोफर जिनका नाम था डेमोक्राइटस, उन्होंने इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को नाम दिया एटम। क्लियर? तो इंडियन फिलोसोफर महर्षि कनद ने इंडिविजिबल पार्टिकल्स को कहा परमाणु, एंड ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइटस ने उनको नाम दिया एटम। क्लियर? तो अब आपको पता चल गया कि ये एटम जो नेम है वो हमारे पास कहाँ से आया। नेक्स्ट हम बच्चों बात करने वाले हैं, जैसा कि किसने, पकुदा कात्याम ने बताया कि जो भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो नॉर्मली कंबाइंड स्टेट्स में पाए जाते हैं या कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि इंटरेस्टेड क्वेश्चन कि ये जो एटम्स हैं या स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो कैसे और क्यों कंबाइन होते हैं और उन कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, यानी कि जब भी वो कंबाइंड होंगे या कंबाइंड स्टेट बनाएंगे तो वो कॉम्बिनेशंस किस तरह से होंगे। तो इसको क्लियर किया लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट, दो साइंटिस्ट हैं, लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट। उन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को इंट्रोड्यूस किया। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें जो एटम्स होते हैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं और क्या कॉम्बिनेशंस फॉर्म होते हैं, उसके लिए रूल्स उन्होंने जो दिए उनको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। एंड वो दो रूल्स होते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दोनों ही लॉज जो हैं वो केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन बने, या हिस्टोरिकल जो उनकी लॉज थे वो हिस्टोरिकल एक डॉक्यूमेंटेशन के रूप में सामने आए, क्योंकि बाद में जो फर्दर स्टडीज हुई वो इन्हीं लॉज के ऊपर बेस्ड थी। क्लियर? तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी कि जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो इन दोनों रूल्स को हमेशा फॉलो करेंगे और इसी तरह से केमिकल कॉम्बिनेशंस या केमिकल रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर बात करने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जैसा कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा है कि जो भी रिएक्शंस होती हैं उनमें मास कंजर्व रहता है। मास कंजर्व रहने से क्या मतलब समझ रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें मास कभी भी ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी जो मास है टोटल, यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो जैसा आप जानते हैं कि रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो रिएक्टेंट हैं वो रिएक्शन करते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो इस प्रोसीजर में जो रिएक्टेंट का मास होता है दैट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता है। जितना मास हमने लिया है रिएक्टेंट्स का, चाहे वो एक रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट है, चार रिएक्टेंट है, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वलेंट टू द टोटल मास ऑफ
प्रोडक्ट। प्रोडक्ट चाहे कितने भी बने, 2, 3, 4, उससे कोई मतलब नहीं है। मास हमेशा सेम रहेगा, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होगा, लॉस नहीं होगा या नया मास नहीं फॉर्म होगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्टेंट में मास कम है, प्रोडक्ट में मास ज़्यादा हो जाए, या रिएक्टेंट का मास ज़्यादा है और प्रोडक्ट का मास कम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है। इसमें देखिए, एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर CaCl2 सॉल्यूशन को फिल किया गया है, कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, एंड उसमें एक फ्लास्क के अंदर Na2SO4 का सॉल्यूशन लिया गया है और उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डालकर उसके अंदर CaCl2 का सॉल्यूशन फिल कर दिया गया है। टोटल वे यानी कि दोनों जो रिएक्टेंट हैं अभी वो अलग अलग हैं, उनमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ है क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब के अंदर है दूसरा सॉल्यूशन। उनका टोटल वे आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वेट कितना है, 300.23, जो जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद इनको मिक्स कर दिया, ये जो सॉल्यूशन है इनको, यानी कि ये जो फ्लास्क है इसको टोटली हिला दिया पूरी तरह से। तो ये जो रिएक्शन है या जो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो Na2SO4 के सॉल्यूशन के साथ मिक्स हो गया, एंड इस मिक्सिंग के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो गया जो कि CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के वाइट PPT के रूप में आपको दिखाई देगा, और NaCl का सॉल्यूशन भी फॉर्म होगा क्योंकि रिएक्शन हुआ उनके बीच में। लेकिन अब अगर हम इसको वेट करते हैं तो उसमें जो वेइंग मशीन है वो आपको देखिए इक्वलेंट वेट शो कर रहा है, जो कि प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का वेट था उतना ही वेट कितना किसका आता है, प्रोडक्ट का आता है 300.23 ग्राम। इस रिएक्शन से ये शो होता है कि, या इस एक्सपेरिमेंट से ये शो करते हैं कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। अगर हम इसकी रिएक्शन देखते हैं तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। अगर आप यहाँ पर लिखें तो Na2SO4 प्लस CaCl2 और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा CaSO4 प्लस NaCl। और ये जो दोनों हैं ये क्या कहलाते हैं, ये रिएक्टेंट कहलाते हैं, एंड दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। इनका जो टोटल मास है वो रिएक्टेंट के मास के इक्वलेंट है, जैसा कि हम यहाँ पर वे करके आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? तो इस तरह से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। आइए अब दूसरे लॉ के बारे में जानते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं हमेशा ही, चाहे वो किसी भी तरह से बनाया जाए। ठीक है, यानी उसका सोर्स कोई भी हो, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है या कंपाउंड जो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, उसको बनाने में जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं उनका प्रपोर्शन बाय मास हमेशा सिमिलर होता है, चाहे वो किसी भी तरह से फॉर्म किया जाए या वो कहीं से भी लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल वाटर का केस अगर हम देखते हैं, नेचुरल वाटर यानी कि सोर्स ऑफ वाटर कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रेन वाटर हो, ओशन वाटर हो, रिवर वाटर हो, या पॉन्ड से लिया गया है या वेल से लिया गया है, ट्यूबवेल से लिया गया है, कहीं से भी वाटर का अगर कोई सैंपल लिया जाता है और उसके अंदर अगर हम एलिमेंट्स का रेशो देखते हैं तो वो हमेशा 1:8 आता है, फिक्स होता है। यहाँ पर अगर हम देखें रिएक्शन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है वाटर, और उसमें अगर हम बाय मास इनका रेशो निकालते हैं तो हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो 1 होता है एंड ऑक्सीजन का 8, यानी कि उनका जो प्रपोर्शन है 1:8 से फाइंड आउट होता है। या आप कहेंगे कि जो भी वाटर है का एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं उनका जो रेशो है 1:8 होता है बाय मास, हमेशा ये फिक्स होता है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं अमोनिया। अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का एक मिक्सचर है, या नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन से फॉर्म होता है, एंड उसके अंदर
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बाय मास 14:3 होते हैं, ऑलवेज रिमेन्स सेम, चाहे वो लेबोरेटरी में तैयार की जाती है या वो नेचुरली कहीं पर फॉर्म होती है, उसका जो रेशो है बाय मास वो हमेशा 14:3 ही होता है। तो ये आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, जो कि ये बताता है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन सेम है 14:3 एंड इसी तरह से अगर हम वाटर की बात करते हैं तो 1:8। क्लियर? अभी तक जैसा कि हमने पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमने दो लॉज को डिस्कस किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन दोनों लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसको हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, और इस थ्योरी के बेसिस पर ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं इनको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो आइए अब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी डाल्टन ने अपनी थ्योरी में जो पोस्टुलेट्स दिए उनमें उन्होंने क्या बताया। तो यहाँ पर हम एक एक करके डाल्टन के पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यानी कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन जितने भी मैटर हैं, यानी कि all matter is made up of tiny particles called atoms. Matter is made up of small particles which is known as atom. Atom से ही बने होते हैं। ये एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो जिस एटम से मिलकर वो मैटर बना हुआ है वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड हम बात करते हैं एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। जैसा कि हमको महर्षि कनद ने बताया कि जो भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको परमाणु कहते हैं और वो इनडिविजिबल होते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड पोस्टुलेट है डाल्टन का वो भी यही कहता है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड। वो कहीं भी क्रिएट नहीं होते हैं, ना ही उनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो सिर्फ एटम्स रीअरेंज होकर न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म करते हैं, कभी भी नया एटम फॉर्म नहीं होता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट हैं उनके रिकॉम्बिनेशन से नए कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन होता है एंड प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, कभी भी नया एटम फॉर्म नहीं होता है। तो एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, उनको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं और उनको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो भी एटम वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट के अंदर वो एटम प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होंगे, नए एटम वहां पर ऐड नहीं होंगे, सिर्फ कॉम्बिनेशंस चेंज होंगे, नए प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, लेकिन रीअरेंजमेंट होगा एटम्स का सिर्फ। क्लियर? आई थिंक ये अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे हम यहाँ पर बात करें, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। H2+O2 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर रहा है और बन रहा है वाटर। लेकिन वाटर का अगर हम फॉर्मूला देखें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ गई है या यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गई है या सिर्फ H2O के साथ कार्बन जुड़ गया है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिएक्टेंट हैं वो ही रिकम्बाइंड हो गए और उन्होंने फॉर्म कर लिया वाटर। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स को क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उनका रीअरेंजमेंट होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज हैं, वो रीअरेंज होकर क्या बना रही हैं, वाटर का मॉलिक्यूल बना रही हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन एंड एटम से बिल्कुल ऑक्सीजन के एटम से बिल्कुल ही अलग होती हैं। लेकिन सिर्फ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं हो रहा है, यानी कि नया एटम ऐड नहीं हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट
पॉइंट की बात करते हैं। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं वो प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में और मास में सिमिलर होते हैं। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आयरन का एक पीस लेते हैं, यानी कि आयरन का एक टुकड़ा ले लें या जिंक का एक टुकड़ा ले लें या कॉपर का एक टुकड़ा ले लें, इसके अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे किसके होंगे? Fe एटम्स होंगे। तो जितने Fe एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे वो सारे Fe एटम्स मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होंगे, क्योंकि वो आयरन के ही एटम्स हैं। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी भी एक एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स होते हैं वो मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होते हैं। क्लियर? लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या कहता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जो भी डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके मासेस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो ये बट नेचुरल है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आयरन की, तो आयरन के एक पीस के अंदर जितने एटम्स हैं वो सब सिमिलर होंगे मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। लेकिन अगर इसी तरह से हम बात करते हैं जिंक की, तो जिंक के एक किसी पीस के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं? जिंक के। और जिंक के पार्टिकल्स आयरन के पार्टिकल्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं उनके मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, चाहे वो ऑक्सीजन का एलिमेंट हो या वो क्लोरीन हो या वो हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन हो, सबके एटम्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उनके मास डिफरेंट होते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसको बनाने वाले जो एटम्स होते हैं वो हमेशा होल नंबर्स में ही कंबाइन करते हैं। यानी जब भी कॉम्बिनेशन होता है, यानी जब भी कोई, जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की, या हम बात करें N2 यानी कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन मिलके बना लेते हैं NH3 यानी कि अमोनिया। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो आपके नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है ये हमेशा होल नंबर्स में ही कंबाइन करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नाइट्रोजन के हाफ मॉलिक्यूल्स हैं या हाइड्रोजन के 3/4 मॉलिक्यूल्स हैं, वो एटम्स हैं, इस तरह से कभी भी नहीं होता है। वो हमेशा क्या होता है? होल नंबर्स में होते हैं। जितने भी एटम्स होंगे नाइट्रोजन के वो होल नंबर्स में होंगे। 1 एटम होगा, 2 एटम होंगे, 3 एटम होंगे, इस तरह से उनका हमेशा एक नंबर होल नंबर होता है, कभी भी वो फ्रैक्शंस में नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने में एटम्स का जो काइंड है यानी कि टाइप ऑफ एटम और उनका जो नंबर है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। क्लियर? जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें वाटर के फॉर्मेशन की, यानी कि H2 + O2 H2O। अभी हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स। तो काइंड ऑफ एटम्स तो देख रहे हैं आप यहाँ पर कि जब भी कॉम्बिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही कंबाइंड होकर क्या बना रहे हैं? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कंपाउंड जब बन रहा है वाटर जो कि एक कंपाउंड है, किसके कॉम्बिनेशन से बन रहा है? हाइड्रोजन एंड वाटर के कॉम्बिनेशन से। तो इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो फिक्स है, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ही वाटर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि काइंड ऑफ एटम्स जो हैं वो कांस्टेंट है। एंड उनका रिलेटिव नंबर का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, इनको बाय मास नहीं देख रहे हैं हम, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग देखें तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, ये इनका कॉम्बिनेशन का टाइप है। इसमें ये कॉम्बिनेशन हमेशा इसी तरह से रहेगा, कभी भी ये H2O2 या H3O इस तरह से नहीं होगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम्स इज ऑलवेज
या रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो भी एटम्स हैं, जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही होंगे, उसके अलावा उनका नंबर जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी कंपाउंड के अंदर। क्लियर? तो इस तरह से हम इन पोस्टुलेट्स को, या डाल्टन ने जो हमको एटॉमिक थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन कर पाए, या ये जो थ्योरी है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को इजीली एक्सप्लेन कर पाई। और यहाँ पर हम इन सारे पोस्टुलेट्स को समझ चुके हैं। एक बार फिर से मैं इनको रिपीट कर देती हूँ पॉइंट वाइज सिर्फ। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स। किसी जितने भी मैटर हैं वो टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं, जिनको हम एटम्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। एटम्स जो होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। किसी भी एक एटम एलिमेंट के सारे एटम्स मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलर होते हैं, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंट होते हैं। एटम्स जब भी कंबाइन होते हैं तो वो स्मॉल होल नंबर्स में कंबाइन होकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, एंड किसी भी कंपाउंड के अंदर नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स हमेशा कांस्टेंट होता है। ये सारे पॉइंट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स हैं, जो कि आई होप आप सबको इजीली समझ आ गए होंगे। अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है, एंड इसमें आपको ये बताना है कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, सेकेंड वाला आप खुद करेंगे और उसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। In a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid। एक रिएक्शन हो रही है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का जो अमाउंट है वो 5.3 ग्राम लिया गया है एंड एसिटिक एसिड 6 ग्राम, ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसमें 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.9 ग्राम ऑफ वाटर फॉर्म हो रहा है। 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनोएट फॉर्म होता है। अब आपको ये शो करना है कि किस तरह से ये ऑब्जर्वेशंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं या उसके साथ एग्री करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने एक रिएक्शन लिख ली है, जो रिएक्शंस यहाँ पर दी गई हैं इनके नीचे हम लिखते हैं इनके जो अमाउंट हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो 5.3 ग्राम, एसिटिक एसिड की अगर आप बात करते हैं तो वो लिया गया है 6 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले आप रिएक्शन लिखेंगे पूरी और उसके बाद उनका अमाउंट लिखेंगे। सोडियम एसीटेट जो फॉर्म, सोडियम एसीटेट यानी सोडियम इथेनोएट सेम चीज है। सोडियम एसीटेट इज 8.2 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड इज 2.2 ग्राम प्लस वाटर इज 0.9 ग्राम। आप इनको प्लस करेंगे तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो अमाउंट आता है वो आता है 11.3 ग्राम, एंड यहाँ आप इनको जब प्लस करते हैं तो ये भी 11.3 ग्राम आता है। अब देखिए मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज सिमिलर टू द मास ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस रिएक्शन एग्री विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो रिएक्शन है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, यानी कि इक्वलेंट है 11.3 ग्राम रिएक्टेंट एंड 11.3 ग्राम प्रोडक्ट। क्लियर? तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है। क्लियर? तो आप इसको करें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो हमने यहाँ से लिया है एनसीईआरटी के इसी पेज से, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करें एंड मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी कंटिन्यूड।